हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है अनुपात समानुपात। इसको हम बिल्कुल सरल से कठिन की ओर लेकर चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि सरल किस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ रूल्स वगैरह बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि इन क्वेश्चंस को कर सकें। सबसे पहले की बात तो ये कि जो भी अनुपात आप निकाल रहे हैं वो समान यानी कि एक जैसी वस्तुओं में ही निकलता है, होनी चाहिए वो एक जैसी। कहने का मतलब ये है कि मीटर का अनुपात मीटर से ही निकलेगा, पैसे का पैसे से ही अनुपात निकालना होगा, किलोमीटर का किलोमीटर से निकलेगा, लीटर का अनुपात लीटर से ही निकलना है। यानी कि जो मीन्स है, जो साधन है, जो जिस चीज का आप लोग निकालने जा रहे हैं वो एक जैसी ही एक ही मीटर में, पैसे में, लीटर में होनी चाहिए। यदि वो एक जैसी नहीं है तो आप उनका अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते चलते हैं और इनको क्लियर करते चलते हैं। इसको कई रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि रमेश 50 रुपए रोज कमाता है और सुरेश 25 रुपए रोज कमाता है। तो यदि हम सिंपली एक बात देखें कि रमेश की जो इनकम है वो सुरेश के मुकाबले दोगुनी है। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। यदि हम दोनों का अनुपात निकालना चाहें तो 25, और इसको भिन्न रूप में भी लिखा जाता है 50/25। तो जब हम इसको और अधिक सरल करते हैं, अभी मैंने आपसे कहा तो 25 और 50, यानी कि दोनों में यदि हम संबंध देखें तो रमेश और सुरेश के बीच जो संबंध है वो दुगने का है। हम कह सकते हैं कि रमेश की जो इनकम है वो सुरेश के मुकाबले दुगनी है, तो दुगनी होगी। यानी कि हम इसको काटते हैं 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 2:1 का अनुपात रेशो आता है। और यदि हम सुरेश को कहें तो रमेश के मुकाबले इसके इनकम आधी है। तो ये दोनों ही तरह से, यानी कि प्रश्न को ध्यान से हमें पढ़ना होगा कि किसकी इनकम हमको किसके बारे में पहले बताया गया और किसके बारे में हमको बाद में बताया गया है। तो सबसे अच्छा तरीका तो इसका यही होता है कि आप इसे भिन्न रूप में रखें और उसको सरल कर दें। मोना की गाय 40 लीटर दूध देती है और सोना की जो गाय है वो 25 लीटर दूध देती है। दोनों में अनुपात, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि इसको सबसे अच्छा सरल तरीका यही होता है कि आप इसको भिन्न रूप में रख लें और भिन्न रूप में रखने के बाद इसको सरल कर लें। तो मोना और सोना यानी कि 40 लीटर बटे 25 लीटर। अब इसको हमको सरल करना होगा तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 × 40 और 25। तो दोनों की जो मध्य है वो अनुपात है 5:8। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी के साथ, तो ये संबंध केवल 2 ही लोगों में निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि 3 का भी दिया हुआ है तो भी आप उनको सरल कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि इसको भिन्न रूप में रख सकते हैं, तो 2 लोग होंगे तो आसानी, लेकिन यदि 3 लोग यहाँ पर हो जाते हैं तो आप उसको किस प्रकार से देखिए, मोना, सोना और शीला, तो हम देख सकते हैं कि 50, 40 और 30। तो हम कोई एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो तीनों को ही काट सकती है। तो 5 से इन्हें काटा जा सकता है, तो 5 से आप इसे काटेंगे, 5 दाम 50 और 5 8 40 और 5 30। अभी भी ये और भी कट सकता है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यानी कि फाइनल जो हमारा रेशो आया है वो आया है 5:4:3।
तो ये बड़ी ही आसानी के साथ आप इनका रेशो निकाल सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको दुगुना, 3 गुना, 4 गुना में निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं। ₹5 और 50 पैसे। यदि रवि के पास ₹5 हैं और छोटू के पास 50 पैसे हैं, तो आप इन्हें किस तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे? यानी कि रवि के पास छोटू के मुकाबले कितने गुना धन है, या दोनों के बीच जो उपलब्ध धन है वो किस अनुपात में है, कितने गुना है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये सजातीय यानी कि एक समान इकाइयों में ही निकाले जाते हैं। यहाँ पर जो इकाई है वो रुपए में दिया हुआ है और यहाँ पर हमको पैसे में दिया हुआ है। तो हमारा काम या तो हम पैसों को रुपयों में कन्वर्ट करें या फिर हम रुपयों को पैसों में कन्वर्ट कर दें। तो छोटी इकाई की ओर जाना ज्यादा उचित रहता है। तो ₹5 में, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो ₹5 में 500 पैसे हो जाते हैं। और छोटू के पास जो 50 पैसे हैं, अब दोनों ही जो धन है वो इकाइयां हैं वो समान रूप से हो गई, यानी कि 500 और 50 पैसे। तो हम उनका अनुपात भिन्न स्वरूप में रख सकते हैं या सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। तो 50 से दोनों ही संख्या कट जाएंगी, 50 × 50 और 50/500, यानी कि इनके बीच का जो अनुपात है वो 10:1 हो जाता है। ये आपने देखा कि अनुपात एक जैसी इकाइयों में ही निकाला जाता है। तो अभी हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था अनुपात, और अभी हम देखने वाले हैं समानुपात के बारे में। देखिए, जो समानुपात है वो किस प्रकार से कार्य करता है। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत से लोगों को काफी कठिन लगता है। मैं आपको इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपने मेरी बातों पर फॉलो किया तो आपको इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले हम समानुपात की बात करते हैं। तो समानुपात 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अनुलोम समानुपात। यानी कि इसको हम सीधा अनुपात भी कह सकते हैं कि एक यूनिट यदि बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ेगी, यदि एक यूनिट घट रही है तो दूसरी भी घटेगी। किस प्रकार से होगा, देखिए बहुत ही आसानी के साथ आपको बताता हूं। पुस्तक है और उसका मूल्य है। हमारे पास एक किताब है, वो हमने ₹20 खरीदी है। तो हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वो ₹20 है। 2 पुस्तक का मूल्य ₹40। जाहिर सी बात है कि जो हम संख्याएं बढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ पर संख्या बढ़ा दी तो हमारा उसका मूल्य भी बढ़ गया। 3 पुस्तकें होने पर इनका मूल्य ₹60 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम इसको संख्याओं को बढ़ाते रहेंगे तो उनकी कीमत भी, यानी कि उनका मूल्य भी, उसमें वृद्धि होती रहेगी। तो 3 का 60 हो गया, 4 का 80 हो जाएगा, 5 का 100 हो जाएगा। तो एक यूनिट बढ़ने पर उसकी परिणाम में भी वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से इसका उल्टा हो सकता है, यानी कि इसको यदि हम घटाते हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य 100 है तो एक का मूल्य 20 होगा। तो जैसे जैसे संख्याएं वहां कम होंगी तो दूसरी संख्या भी कम हो जाएगी, यानी कि दोनों ही प्रकार से संख्याएं कम हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं सीधा अनुपात या समानुपात, यानी कि अनुलोम समानुपात। इस प्रकार के प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा देता हूं। बहुत से लोगों की ये समस्या होती है छात्रों की कि वो समझ नहीं पाते हैं कि जो इनके निशान हैं, जो तीर वाले निशान हैं, इनको किस प्रकार से अभिव्यक्ति इनकी करनी है। तो आपको दिखाता हूं। एक पुस्तक है और उनके मूल्य है। देखिए, 20 पुस्तकों का मूल्य ₹400 है, तो 35 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा।
हमसे पूछा गया, तो हमें पता है कि जो यदि कोई चीज हमको रुपए में मिल रही है तो उसका यदि हम और यदि उनकी क्वांटिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी उसकी कीमत ही बढ़ेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए पुस्तकों का मूल्य बढ़ा है तो इनका मूल्य भी तो बढ़ेगा। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी। अब ये हमको केवल दो ही दिया हुआ है, पुस्तक है और मूल्य है। यदि हमारे पास तीन इस तरह के 4 5 हम लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह से हम इनको निशान लगाते हुए चलते हैं। तो ये जो निशान है आपको बिल्कुल नीचे की तरफ ही लगाना है हमेशा, ठीक है। जो इसका तीर है नीचे की तरफ होगा। और अब हम इनका जो, ध्यान से सुन लीजिएगा, इनका जो सिस्टम है वो हम इसके द्वारा आप बिल्कुल अपने अंदाजे से और बिल्कुल सटीक आंसर लाने के लिए आप इसको, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे कि 20 पुस्तकों का मूल्य 400 रुपये है, तो 35 पुस्तकों का मूल्य आप बताएं कम होगा या ज्यादा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा ही होगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। 35 ज्यादा है तो इसका निशान उसी तरफ लगेगा जिस तरफ हमने उसका अंदाजा लगाया है। 35 हो गया। तो निशान जिस तरफ लगा है वो संख्याएं आपको ऊपर रखनी है। किस तरह से करेंगे, देखिए x/400 बराबर 35/20। आपको x का मान निकालना है तो 35 गुणा 400 ऊपर ले लीजिए और 20 इन्हें काट लीजिए, यानी कि 700। तो 35 वस्तुओं का मूल्य 400, जो 20 का 400 था, 35 का हमारा 700 रुपये इसका मूल्य होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समानुपात के लिए। डिब्बे और उनका मूल्य। 400 डिब्बों का मूल्य 1200 रुपये है, तो बताइए 300 डब्बों का मूल्य कितना होगा। ये निशान तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ उससे इस तरह से ही लगना है कि 1200 का मूल्य कितना होगा। तो 400 और 1200, यानी कि तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कि 400 का मूल्य थी 1200, तो 300 डब्बों का मूल्य तो कम ही होगा। तो हम दोनों में से देख लेते हैं कि कम, जो हमने अभी अंदाजा लगाया था कम की तरफ आया, तो हम कम की तरफ ही निशान लगा देंगे। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिस तरफ निशान लगता है वो संख्या हमें ऊपर की तरफ लिखनी होती है। अब हम इसे आसानी से काट सकते हैं। 900, यानी कि 300 डब्बों का मूल्य 900 रुपये। इसी में इसी प्रकार से प्रतिलोम अनुपात होता है। प्रतिलोम अनुपात, ये देखिए किस तरह से काम करता है। प्रतिलोम अनुपात जो काम करता है उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रतिलोम अनुपात वो श्रम यानी कि मैन पावर के ऊपर ही काम करता है, यानी कि चाहे आदमी हो, और यदि हम इसमें जानवरों को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो जीव जंतु हैं, उन्हीं के ऊपर अधिकतर इसमें लागू हो जाता है कि मजदूर और दिन। किसी काम को 50 मजदूरों को सौंपा गया तो उन्होंने उसको 30 दिन में काम को कर लिया। यदि हम केवल 10 मजदूर लगाते हैं तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि जब हमने 50 लोग लगाए थे तो काम को 30 दिन में समाप्त किया, तो यदि हम 10 मजदूर ही लगा पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको काम को करने के लिए ज़्यादा मजदूरों की यानी कि ज़्यादा दिनों की आवश्यकता होगी, वो ज़्यादा दिन लगाएंगे उस काम को करने में। तो दोनों में से जो ज़्यादा है उसकी तरफ निशान लग जाएगा।
तरीका वही है, जिस तरफ निशान लगा है वो संख्या ऊपर आनी चाहिए। आप इसे काट सकते हैं, यानी कि आपको 150 दिन तक रहेगा। अनुपात और समानुपात में आगे है कि कोई राशि को एक निश्चित अनुपात दिया जाए तो उसमें उसे बांटना, डिवाइड करना। देखिए, ₹420 को 3:2:2 में बांटो। तीन लोग हैं, XYZ या ABC, राम, मोहन, श्याम, तीन लोग हैं। इस ₹420 को उनको देना है। तो देखिए, बांटने का तरीका बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप उस अनुपात का योग कर लेंगे। अनुपाती योग है 3 + 2 + 2 यानी कि 7। यानी कि टोटल जो हिस्से हैं वो 7 है। 3 और 2 5 और 2 7 हिस्से हैं। अब यदि इनके हिस्से, यदि हम कहें कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी को कितना कितना यहाँ पर हिस्सा मिलना है, तो देखिए 7 में से 3 हिस्से मिस्टर ए के हैं, 7 में से 2 हिस्से मिस्टर बी के हैं और 7 में से 2 हिस्से सी के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनको हिस्सों के हिसाब से यानी फ्रैक्शन के हिसाब से लिखेंगे तो 7 में से 3 यानी कि 3/7, 2/7 और 2/7 हो जाएगा। कितने में से देना है? वास्तविक जो राशि है वो 420 है। अब हमारा काम केवल इतना रह जाता है कि इनको हम डिवाइड करके अपना आंसर हासिल कर लेते हैं। 60, 180, 120 और 120। ऐसे प्रश्न की ये भी खासियत होती है कि यदि आप इन सब का टोटल भी करना चाहते हैं तो वो उतना ही आएगा जितना कि आपने बांटा था, डिवाइड किया था। तो ये है आपका, किसी भी राशि को आप डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी किसी प्रश्न में क्या होता है कि ये जो राशियां हैं ये आपको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न के रूप में दी हुई होती है। तो देखते हैं एक सवाल ऐसा भी जहां पर ये आपको भिन्न के रूप में दी हुई है। ₹1000 को सोना व मोना में सोना और मोना के मध्य बांटे जाएं 1:3 और 1/3 और 1/2 के अनुपात। तो देखिए ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए जब हम इसको करते हैं। तो किस तरह से करेंगे? ये जो हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/3 और 1/2 जो हमको ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को बांटने के लिए हमारा काम है सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 6 और इसको सोल्व किया 2 और 3, यानी कि हमारे पास जो रेशो है वो वास्तव में ये है 2 और 3। हम जो इस ₹1000 को बांटेंगे सोना और मोना के मध्य, वो 2 और 3 में बांटेंगे। यानी पहले तो 2 + 3 कर लिया, अनुपाती योग निकालना, जैसे पिछले प्रश्न में निकाला था। 5 हो गया, यानी कि 5 में से 2 हिस्से सोना को मिलने हैं और 5 में से 3 हिस्से मोना को मिलने हैं। तो ₹1000 में से कितने मिलेंगे? अब आप इसे काट सकते हैं। ₹400 तो सोना को मिलने हैं और ₹600 मोना को मिलेंगे। ये इस प्रकार से हम किसी भी अमाउंट को, चाहे वो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ हो अनुपात, चाहे सरल रूप में दिया हुआ हो, हम इसको बांट करके सवाल को, क्वेश्चन को अपना सोल्व आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
समानुपात की बात करते हैं तो समानुपात में क्या होता है कि जो हमको राशियां दी हुई हैं इसमें एक सीधा सीधा फार्मूला होता है समानुपात का कि संख्याएं समानुपात ज्ञात करने के लिए हमको देखना होगा कि जो हमारी राशियां हैं, जो संख्याएं हमको दी हुई हैं कि क्या वो अनुपात में है या नहीं है। इस प्रकार से यदि हमको एक फार्मूला या एक तरीका पता चल जाता है कि संख्याएं समानुपात में है या नहीं है, क्योंकि 4 संख्याएं होती हैं समानुपात में होने के लिए, उन चारों संख्याओं में से यदि हमें कोई संख्याएं नहीं दी होती है तो उसका मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सवाल, यदि मैं आपको 4 संख्याएं दिखा रहा हूँ और उसका आपको तरीका बता रहा हूँ। 4 संख्याएं होती हैं, माना वो संख्याएं हैं A, B, C और D। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला ये होना चाहिए कि वो संख्याएं समानुपात में है या नहीं है, यानी कि जो अनुपात A अनुपात B, अनुपात A और B में होना चाहिए वही अनुपात C और D में भी होना चाहिए। यानी कि यदि 4 संख्याएं आपको दी हुई हैं तो वे संख्याएं हमको किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे, चेक करेंगे कि संख्याएं चारों समानुपात में हैं या नहीं है। तो इसका हमारे पास जो तरीका है वो ये है कि ये हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और ये चौथी संख्या, यानी कि चारों संख्या हमको दी हुई है। तो पहली का जो मल्टीप्लिकेशन है या 4th नंबर में कर देते हैं और दूसरी संख्या का मल्टीप्लिकेशन आप 3rd में कर देते हैं, यानी कि पहली संख्या गुणा चौथी संख्या और दूसरी गुणा और तीसरी संख्या आप कर देते हैं। तो इनका जो गुणनफल है वो बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं समानुपात में हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि 2 संख्याएं तो 2:5 में होगी और इन्हीं का एक समानुपात बन जाता है कि संख्याएं 4:10 में भी होंगी। तो हमको ये चेक करना है कि ये संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं है, तो हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्याओं का तो अपने फार्मूले में इसको रखिए। तो इसकी और इसकी यानी कि पहली और चौथी संख्या की आपको मल्टीप्लाई करनी है 20 और दूसरी और तीसरी यानी कि दूसरी और तीसरी, तो ये भी आपको कितना आ रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 20 यानी कि 20 ही आ रहा है। तो ये 20 और 20 दोनों ही तरफ 20 आ रहा है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो चारों संख्याएं हैं 2:5, 4:10, 2, 5, 4, 10, ये संख्याएं जो है आपको समानुपात में है, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और समानुपात के मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं। मध्यानुपाती होता है, एक चतुर्थानुपाती भी होता है और तृतीयानुपाती भी होता है। इनको करने के लिए तो पहले आपको इसके और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं और समझने के लिए। 15:18, 5:6, 15:18। हमको देखना होगा कि ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं है। वही तरीका अपनाएंगे, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरी और तीसरी संख्या की, यानी कि 5 और 18। चौथी संख्या 5 और 18 ये इज इक्वल टू यानी कि 6 गुणा 15 होनी चाहिए आपका 40 इज इक्वल टू 18 पंजे 90 और 15 छिक्का 90, दोनों ही आपको 90 होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं समानुपात में हैं। और देखिए 4:7 यानी कि 4:7 समानुपात 3:5। आपको देखना है कि ये संख्याएं आपकी समानुपात में हैं या नहीं है। तरीका वही है, इसी फार्मूले का आपको यूज करना है कि पहला पद गुणा दूसरा चौथा पद यानी कि 4 गुणा 5 20 इज इक्वल टू दूसरा और तीसरा पद की गुणा करेंगे 7 या 21, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्याएं समानुपात में नहीं होंगी। ये इनको तरीका होता है यही चेक करने का कि समानुपात में है नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है चेक करने के लिए कि आपको पूछा जाता है कि संख्याओं में से बताइए कौन सा पद, जो कौन सा ऑप्शन है आपका कि जो संख्याएं समानुपात में हैं या नहीं है। यदि इसमें से कोई सी भी पद अज्ञात होता है, कोई सा भी पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पद अज्ञात होता है, तो आप उस पद को भी इसी फार्मूले के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं।
मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। पहला गुणा चौथा बराबर दूसरा गुणा तीसरा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको एक अज्ञात पद के बारे में जानने के लिए कहा जाएगा। देखिए 30:45 समानुपात 16:x। 4 पद आपको यहां पर दिए हुए हैं, 30, 45, 16 और एक चौथा पद, ये अज्ञात कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इस पद का आपको मान ज्ञात करना होगा। कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है, तरीका भी है। पहला और चौथा मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए मैथ के सिंपल रूल से। अब आप इसको काट सकते हैं, काट करके आपका फार्मूला में आपका आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 15 × 45, 2 से आप इसे काटेंगे 8, यानी कि 3 × 8 बराबर 24। ये जो अज्ञात पद है ये आपका 24 यानी कि 24 आता है। अब इनके प्रयोग क्वेश्चन में और भी आते हैं। देखिए एक पार्क की लंबाई व चौड़ाई में 5:3 है। यदि पार्क की लंबाई 95 है तो चौड़ाई ज्ञात करो। आनुपातिक रूप में भी 5:3 है, लेकिन वास्तविक रूप में भी 95 और समथिंग और। तो इनके यानी कि हमें पहले ही बताया जा चुका कि जो अनुपात इसमें है वही अनुपात इसमें होना चाहिए, यानी कि 5:3 जो होगा और वही अनुपात हमारा 95 क्योंकि ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, तो ये संख्याएं तो समानुपात में होने ही चाहिए। ये तो इसका पहला रूल है कि जो संख्याएं जो अनुपात पहले पदों का होता है वही अनुपात बाद वाले ग्रुप का भी होता है। और हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला पद गुणा चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणा तीसरा पद, निकाल सकते हैं। 5, 19, 57। ये आपका विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में सवाल जो आते हैं कभी कभी इस तरह से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके समानुपात के और रूप हैं, जैसे मध्यानुपाती है, तृतीयानुपाती है और चतुर्थानुपाती है। उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए तृतीयानुपात। तृतीयानुपाती आपको 3 संख्याओं में, चौथी संख्या 2 संख्याओं में, तीसरी संख्या, ये तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती में आपसे पूछे जाते हैं। सबको तीनों को बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं तृतीयानुपाती के बारे में। ये फार्मूला होता है A/B समानुपात B/X, यानी कि आपको केवल 2 ही संख्याएं दी होती है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि इनमें आपको तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। जैसे कि देखिए 3 व 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको 2 ही संख्या दी हुई है, हमको 2 ही चाहिए क्योंकि बी तो यहाँ पर कॉमन ही आ रहा है, दोनों में आ गया। यानी कि जो पद दूसरा है वही पद तीसरा भी है। तो 3 और 9 का तृतीयानुपाती निकालना होगा। पहला पद हमको दिया हुआ है
दूसरा भी हमारे पास है, तीसरा भी हमारे पास है और चौथा हमारे पास अज्ञात है। तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी पीछे सोल्व किया था। 3 गुणा x बराबर 9 गुणा 9 और x बराबर 9 गुणा 9 बटे 3 यानी कि 27 तृतीयानुपाती दो संख्याओं का ही दिया होता है। a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, यानी कि जो अनुपात पहले और दूसरे पद का है वही अनुपात दूसरा वाला पद भी तीसरा ही बन जाता है और इसकी अनुपात चौथे में हो जाता है। तो ये इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए मध्यानुपाती किस तरह से निकलते हैं और चतुर्थानुपाती किस तरह से निकालते हैं। पहले हम चतुर्थानुपाती ले लेते हैं। चतुर्थानुपाती 3 पदों के मध्य निकलता है और चौथा पद अज्ञात होता है। 30 अनुपात 45 अनुपात 16 अनुपात x। 30 गुणा x यानी कि प्रथम पद गुणा चतुर्थ पद बराबर होगा द्वितीय पद गुणा तृतीय पद। 45 गुणा 16 बटे 30, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2 अट्ठे 16 यानी कि 24। ये आपका चतुर्थानुपाती 3 पद दिए होंगे a, b और c। चौथा पद निकालना है, इसलिए आज कहा गया चतुर्थानुपाती बताइए, यानी कि चौथा पद दिया हुआ है। तो 30 पहला पद है, 45 दूसरा पद हुआ, 16 तीसरा पद होगा, a b c और चौथा पद आपसे निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो अपना वही फार्मूला हम लगाएंगे, पहला पद गुणा चौथा पद बराबर होता है द्वितीय पद गुणा तृतीय पद के। उसी के द्वारा फार्मूला के अनुसार हमने ये x का मान निकाला तो हमारा आया 24। अगला अनुपात मैं आपको बता रहा हूं मध्यानुपात। मध्यानुपात यानी कि बीच का, यानी कि मध्य के अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, आपको ज्ञात करने मध्य के अनुपात, यानी कि a और b, यानी कि यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी हुई है, दोनों संख्याओं के बीच का जो मध्यानुपात है वो दोनों तरफ, यानी कि पहले पद और दूसरा पद, तो दूसरा और तीसरा पद यहाँ पर इसका मतलब समान होंगे, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन देखिए 16 व 9 का आपको मध्यानुपाती निकालना है। 16 और 9 का, तो a हमारा पहला पद हो गया, b हमारा चौथा पद हो गया, ये हमको निकालना होगा 16 गुणा चौथा पद हमारे पास है 9। पहले हम इसको लिख लेते हैं, बना लेते हैं क्वेश्चन, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। x समानुपात x अनुपात 9, पहला और चौथा पद का गुणनफल करना है आपको। 16 गुणा 9 ये बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के, यानी कि x गुणा x। तो आपका हो गया x स्क्वायर बराबर 144 और ये वर्गमूल इस पर चढ़ेगा किस रूप में, वर्गमूल बन के x बराबर 12। तो ये आपका मध्यानुपाती इसमें आता है। काफी थोड़ा सा एग्जाम में जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको तरीका आता है बिल्कुल करने का, तो आप इसको आसानी के साथ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। समानुपात के अनुलोम प्रतिलोम के क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है, तो मैं उसी कड़ी में थोड़ा सा कठिन प्रश्नों के बारे में यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रतिलोम के जो क्वेश्चंस हैं या अनुलोम के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार से आप हल करेंगे। क्योंकि कल जो मैंने आपको दूसरा पीछे क्वेश्चंस बताए हैं वो केवल दो ही वस्तुओं के बीच में, दो ही लोगों के बीच में संबंध को बताते हैं। भाई आपको मैं 3 और 4 के बारे में भी आपको संबंधों के बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं और उसके बारे में उसके बाद फिर आपको इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये देखिए 20 मजदूर
40 डब्बे 6 घंटे में तैयार करते हैं। तो आपसे पूछा गया है यदि मजदूर 30 लगा दिए जाएं, 30 मजदूर 30 डब्बे कितने घंटे में तैयार करेंगे? तो देखिए 20 मजदूर 40 डब्बे 6 घंटे। इस बार जो पदों की संख्या है वो 3 हो गई है। जो पिछले क्वेश्चंस आपको अनुलोम प्रतिलोम के बताए गए थे उसमें केवल 2 ही थे। जैसे 40 लोग हैं, 20 लोग हैं तो वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 30 मजदूर जो होंगे वो कितने घंटे में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 3 पदों के बारे में कि 3 स्तंभ बनेंगे, तो इनको बनाने का तरीका भी हालांकि वैसा ही होता है जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। तो ये देखिए क्वेश्चंस को करने का तरीका भी कैसे होता है कि हमारे पास 20 मजदूर हैं और वो 40 डब्बे तैयार करते हैं 6 घंटे में। आपसे पूछा गया है कि 30 मजदूर चाहिए और डब्बे भी 30 हों, तो हम उनको कितने घंटे में तैयार करेंगे। आपको बताया गया कि ये निशान जो मार्क है, निशान है तीर का, वो नीचे की तरफ ही लगता है। अब इसका हिसाब हमको मजदूर को घंटे से वेरीफाई करना होगा और डब्बों को भी घंटे से ही मिलान करना होगा। किस तरह से करेंगे? देखिए 20 मजदूर है, किसी भी काम को इसको हम हटा देते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए कि डब्बे हैं ही नहीं, मान लेते हैं कि मजदूर और घंटे हैं। किसी भी काम को 20 मजदूर यदि 6 घंटे में कर रहे हैं तो 30 मजदूर उस काम को ज्यादा समय में करेंगे या कम समय में करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यदि मैन पावर यहाँ बढ़ रही है तो आपको वो कम ही समय लगेगा, तो निशान यहाँ पर कम की तरफ लगेगा, यानी कि 20 की तरफ लगेगा। अब हम सोच लेते हैं कि यहाँ पर मजदूर नहीं है, डब्बे हैं। 40 डब्बों को तैयार करने में 6 घंटे लगे, 30 डब्बे, यहाँ पर काम कम हो गया है। काम कम हो गया तो समय भी कम लगेगा, तो जो कम समय लगेगा तो इन दोनों में से जो कम है उसी की तरफ ही हम इसमें मार्क करेंगे। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जिस तरफ आपका तीर का निशान लगा हुआ है वो संख्या आपको सिंपली ऊपर रखनी है, फ्रैक्शन बनाना है इसका। तो x/6 इज इक्वल टू 20/30 इंटू 30/40 और x का मान निकालने के लिए आपको 6 ऊपर पहुंच जाएगा और आपका 30 × 40 नीचे है ही है, यानी कि आप अब इसको डिवाइड काटेंगे तो 30 से 30 कट जाता है, 20 × 40 और 2 × 6, यानी कि केवल 3 घंटे में आपको इस प्रकार से। तो दोस्तों यदि आप इसको तीर लगाने का यदि आपके समझ में आ जाता है तो आप इसको चाहे ये 3 स्तंभ के हों, चाहे 4 के हों, चाहे 5 के हों, क्वेश्चंस ऐसे भी प्रैक्टिस में देखे गए हैं 5-5, 6-6 स्तंभों के होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप आसानी से इसी प्रकार से इनका मिलान कीजिए, वेरीफाई कीजिए उसको, x वाली संख्या से x वाले भिन्न से आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं वो ले लेता हूँ और समझ में आ जाएगा। आदमी कोई नहर खोद रहे हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो देखिए 40 मजदूर लगाए गए हैं किसी काम को करने के लिए और उसमें जो इनको लंबाई का लक्ष्य दिया गया है वो दिया गया है 30 मीटर और 5 मीटर चौड़ाई का दिया हुआ है और उनको कहा गया है कि वो 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। 40 आदमी है, 30 मीटर लंबी उनको नहर खोद रही है और उसकी चौड़ाई जो 5 मीटर होगी और कहते हैं कि 15 दिन उनको लगते हैं। यहाँ कहता है कि मजदूर कम कर दिए गए हैं, यानी कि मजदूर रह गए हैं केवल 40 में से 30 ही रह गए हैं और अब उनको लक्ष्य दे दिया गया है 40 मीटर का और चौड़ाई रख दी गई है उनकी 6 मीटर की। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भाई कितने दिन में लगाएंगे। तो ये निशान तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये निशान तो नीचे की तरफ ही आना है। अब आप इसका मिलान हर चीज आदमी का मिलान भी आप दिन से करेंगे, लंबाई का भी दिन से करेंगे, चौड़ाई का भी आपको दिन से ही करना है। सबसे पहले मैं आदमी और दिन का करता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं है, तो देखिए 40 आदमी किसी भी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी कम हो गए, तो अब दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि आपको आदमी कम मिलेगी किसी काम को करवाने के लिए, तो दिन तो बढ़ेगी, तो ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि ज्यादा की तरफ आपको ज्यादा का आपने हिसाब लगाया
तो आप ये ज़्यादा की तरफ ही निशान लगाएंगे। अब देखिए 30 मीटर लंबी पहले उसको वो खोद रहे थे, अब उनको काम ज़्यादा दे दिया गया है, काम ज़्यादा हो गया तो दिन भी ज़्यादा लगेंगे। हमने लंबाई का हिसाब जो मिलान है वो दिन से लगाया, तो 30 मीटर लंबी जो भी काम है वो 15 दिन में होगा, और 40 मीटर लंबा काम ज़्यादा दिन में होगा। इन दोनों में से ज़्यादा है 40, तो 40 की तरफ निशान लगेगा। 5 मीटर चौड़ी 15 दिन लगे करने में, तो 6 मीटर यहाँ भी काम बढ़ गया, तो ये भी ज़्यादा की तरफ ही लगेगा, क्योंकि आपको यही हिसाब निकालना होता है हमेशा, इसमें कम या ज़्यादा जैसा आपका फ्रैक्शन होता है उसी हिसाब से आपका निशान लग जाता है। जो आपका ये निशान है वो ऊपर आता है, आपको पहले ही बताया था x/15 इज इक्वल टू होगा 40/30 इंटू 40/30 इंटू 6/5, यानी कि x बराबर 40/30 गुणा 40/30 गुणा 6/5 और गुणा 15 से काट सकते हैं। और 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, 5 अट्ठे 40, 2 चौक 8 और 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, यानी कि 32 दिन उन्हें लगेंगे। ये था आपका अनुपात और समानुपात से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको उदाहरण समेत दिए हैं, और आप इनका अभ्यास करेंगे, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको होती है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इस समय जो समय चल रहा है कोविड-19 का जो वायरस है, उसके बचाव के लिए आप लोग घरों में हैं, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।